हेलो बच्चों, ये है हमारे अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन का दूसरा भाग। इससे पहले भाग में हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा। परावर्तन के अंदर हमने दर्पण के बारे में पढ़ा, जिसमें गोलीय दर्पण के अंदर हमने उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण इनके बारे में पढ़ा, इनके उपयोग देखे। अब हम बात करते हैं बच्चों प्रकाश के अपवर्तन की। यह भी प्रकाश की एक घटना है। जैसे प्रकाश का परावर्तन एक घटना थी, ऐसे ही प्रकाश का अपवर्तन भी एक बच्चों प्रकाश की घटना है। आइए देखते हैं। देखो अपवर्तन में क्या होता है बच्चों कि अपवर्तन में जैसे कि वहां परावर्तन के अंदर परावर्तक सतह थी और उससे परावर्तित होकर किरण वापस उसी माध्यम में लौट रही थी। इस बार बच्चों हमारे पास दो अलग अलग माध्यम होते हैं। जैसे कि मान लो मैंने मान लिया बच्चों ये है हमारा विरल माध्यम। बच्चों विरल का मतलब होता है जो खिंडा खिंडा सा होता है, मतलब जो खुला खुला सा होता है, उसे बोलते हैं विरल माध्यम। और एक होता है बच्चों सघन माध्यम। सघन माध्यम। देखो बच्चों जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से चलकर इस सतह पर आकर सघन माध्यम में जाती है तो यह अपनी दिशा से कुछ भटक जाती है, या मैं ऐसे बोलूं कि अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। बच्चों ऐसा क्यों हुआ? ये क्यों इस तरफ झुकी? ये ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो प्रकाश का जो वेग होता है, जो वेलोसिटी होती है, उसमें कमी आ जाती है। और हमें पता है जब किसी चीज में कमी आती है तो नीचे की तरफ गिरती है। तो वही बात यहां हो रही है। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में आई तो ये क्या हो गया? अपने अभिलंब की ओर झुक गई। अगर इसके उल्टा मैं बात करता कि प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती, यानी कि इसका वेग बढ़ जाता, और जब किसी चीज का वेग बढ़ता है तो वो ऊपर जाती है, तो यहां क्या हो जाता? प्रकाश की किरण और दूर हट जाती। तो ये देखो बच्चों कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय मुड़ना क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। आगे चलते हैं, अपवर्तन के नियम की बात करते हैं। जैसे हमने परावर्तन के नियम पढ़े थे, ऐसे ही अपवर्तन के भी नियम होते हैं। जैसे कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण दोनों तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु यानी कि अभिलंब एक ही तल में होते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे परावर्तन में होते थे। प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की जया मतलब उसकी साइन वैल्यू की बात कर रहे हैं बच्चों, तथा अपवर्तन कोण की जया यानी कि इसकी साइन आर की बात कर रहा है, का अनुपात यानी कि साइन आई बटा साइन आर, ये हमेशा बच्चों एक नियतांक रहता है, यानी कि हमेशा फिक्स रहता है। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। इस स्थिरांक को बच्चों, इस स्थिरांक की बात कर रहे हैं अपने, इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं। बच्चों अपवर्तनांक यानी कि जैसे कि बच्चों ये हो गया μ1 2, जो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक यानी कि μ1 बटा μ2, इसी को इसी तरह भी लिखा जा सकता है अपवर्तनांक को। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अपवर्तनांक की, कि अपवर्तनांक क्या होता है। देखो बच्चों जो अपवर्तनांक होता है ना, ये होता है प्रकाश की चाल बटा प्रकाश की किसी माध्यम में चाल, ये क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। कि किसी माध्यम का निर्यात के सापेक्ष, निर्यात के अंदर प्रकाश की चाल को हमेशा c से दिखाया जाता है और इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यह यदि निर्वात में प्रकाश की चाल c है तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कुछ भी v है तो उस माध्यम का अपवर्तनांक जो है बच्चों वो क्या होगा? c बटा v, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है। किसी माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक को उसका अपवर्तनांक कहते हैं। देखो बच्चों अपवर्तनांक जो होता है ना वो हमेशा किसी न किसी चीज के सापेक्ष निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण
कि प्रकाश के अपवर्तन के क्या क्या उदाहरण है हमारे पास। जल से भरे किसी बर्तन अथवा तालाब आदि की पेंदी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। देखो बच्चों कैसे होता है, जैसे मान लो बच्चों ये तालाब है, जब मैं मान लो ये मेरी आंख है और मैं तालाब को बाहर से देखने का प्रयास कर रहा हूँ, जैसे ही मेरे को पता है मैं विरल माध्यम हूँ, नीचे सघन माध्यम है, जब मेरी प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगा, कुछ मुड़ जाएगी, और ये मान लो बच्चों मेरे प्रकाश का तल है। अब देखो बच्चों होता क्या है, ये प्रकाश का तल जो है वो होना यहाँ चाहिए था, पर मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, इस जगह दिखाई दे रहा है। यानी कि प्रकाश का जो तल है वो थोड़ा पहले से क्या दिखाई दे रहा है, मेरे को ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। तो यही क्या हो गया, हमारा पहला उदाहरण हो गया। इसके बाद अगर अपने बात करें कि जल के अंदर पड़ी वस्तु या मछली की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है, तो बिल्कुल यही बात है। तल की जगह अगर मैं मछली ले लेता तो मछली भी मुझे पहले से, जैसे कि बच्चों यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मान लो ये हमारा जल है और ऊपर हमारी वायु है, यहाँ कोई मछली है, तो मछली से जो प्रकाश जाएगा, देखो बच्चों जाना इस दिशा में चाहिए था, ये हमारा अभिलंब है। हमें पता है जब सघन से विरल में जाएंगी तो ये क्या होगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। यानी कि ये जो किरण है कहाँ से आती हुई नजर आएगी, कुछ इस जगह से। यानी कि जब मैं बाहर से देखूंगा मुझे मछली कहाँ दिखाई देगी, यहाँ, पर वास्तविकता में वो कहाँ थी, इस जगह, यानी कि वो कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की आकृति चपटी अंडाकार प्रतीत होती है। देखो बच्चों होता क्या है, जैसे मान लो बच्चों ये हमारी पृथ्वी है, सूर्योदय, जब सूर्य उदय होता है उस समय की अगर अपने बात करें, मान लो सूर्य यहाँ है, तो सूर्य से जब प्रकाश निकलता है तो हमारा जो वायुमंडल है वो थोड़ा सघन है, तो सघन माध्यम में थोड़ा सा क्या होती है, परावर्तित अपवर्तित हो जाती है। यानी कि मुझे जो सूर्य दिखाई देगा वो कहाँ दिखाई देगा, अपनी वास्तविक ऊंचाई से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो यही बात है बच्चों, जब ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा तो वो कैसा दिखाई देगा, थोड़ा सा अंडाकार। वायुमंडल में भिन्न भिन्न घनत्व की परतें पाई जाती है, जैसे कि समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ये अनेक प्रकार की परतें आती हैं। रात्रि के समय तारों से आता प्रकाश से गुजरता हुआ प्रतीत होता रहता है, इस कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। देखो बच्चों जब तारों से प्रकाश आता है तो वह भी इन्हीं माध्यमों से होकर गुजरता है। जब वह इन्हीं माध्यमों से होकर गुजरता है, यानी कि विरल से सघन में आ रहा है, तो हमारे जो प्रकाश की किरण वो थोड़ी सी झुक जाती है, और झुकने के कारण जो तारा है वो अपनी वास्तविक ऊंचाई से अलग दिखाई देता है। तो वो क्या होता है, तारे टिमटिमाना भी बोल सकता हूं मैं इसको। आगे बढ़ते हैं, लेंस। देखो बच्चों जो लेंस जो है वो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। जैसे हमने देखा था जो दर्पण जो थे वो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ऐसे ही जो लेंस है यह प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहां देखो बच्चों कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसके एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हों, यानी कि कम से कम एक पृष्ठ तो उसका क्या होना चाहिए, गोलीय होना ही चाहिए, लेंस कहलाता है। इसका अर्थ यह है कि लेंस कम से कम एक पृष्ठ क्या होता है, गोलीय। जैसे कि बच्चों अगर मैंने दो पृष्ठ लिए ये, तो ये भी मेरा क्या है बच्चों, एक लेंस है। अगर मैं दो पृष्ठ बच्चों ऐसे ले लूं तो ये भी बच्चों मेरा क्या है, एक लेंस है। मान लो मैंने दो पृष्ठ ऐसे ले लिए, यानी कि एक समतल और एक गोलीय, तो ये भी क्या है बच्चों, हमारा एक लेंस है। वहीं अगर मैं दो पृष्ठ ऐसे ले लूं तो ये भी बच्चों हमारे लिए क्या है, एक लेंस है। हाँ, पर अगर मैं दोनों पृष्ठ समतल ले लूं तो ये हमारे लिए लेंस का काम नहीं करेगा। यानी कि लेंस होने के लिए कम से कम एक सतह क्या होनी चाहिए, वक्राकार होनी चाहिए। किसी लेंस के उभरे गोलीय पृष्ठ को उत्तल, देखो बच्चों जो ये है जिसके दोनों पृष्ठ उभरे रहते हैं इसे क्या कहते हैं, अपने उत्तल लेंस कहते हैं। ऐसे ही दोनों धसे पृष्ठों को क्या कहते हैं, अपने अवतल लेंस कहते हैं। आगे देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं उत्तल लेंस की। ये देखो बच्चों उत्तल लेंस का काम होता है कि उसके ऊपर अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को यह फोकस बिंदु पर क्या करता है, केंद्रित करता है। यानी कि अनंत पर अगर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब जो है वो कहां बनाएगा, फोकस बिंदु के ऊपर ही बनाएगा। आगे देखते हैं। अच्छा बच्चों देखो कि वह लेंस जो बाहर की ओर उभरे दो गोलियों पृष्ठों से घिरा हो उत्तल लेंस कहलाता है।
यह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चों कि किनारों पे तो क्या है, पतला, जबकि बीच में क्या है, मोटा है। यह प्रकाश किरणों को अवतरित करता है तथा इसे अभिसारी, देखो बच्चों अभिसारी का मतलब होता है जो प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है। यहां अपने देख सकते हैं ये प्रकाश की किरणों क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, और इकट्ठा करने के कारण ही इसे क्या कहते हैं, अपने अभिसारी लेंस भी कहते हैं। यानी कि उत्तल लेंस किसका काम कर रहा है, अभिसारी लेंस। अगर मैं बच्चों दर्पण की बात करूं तो आपने देखा होगा वहां जो अवतल दर्पण था, अगर मैं इसकी बात करूं, वहां अवतल दर्पण क्या कर रहा था, किरणों को इकट्ठा करने का काम कर रहा था। तो यानी कि अवतल दर्पण को मैं क्या बोलता हूं, अभिसारी दर्पण, जबकि उत्तल लेंस को मैं क्या बोलता हूं, अभिसारी लेंस। यानी कि जो इकट्ठा करेगा वो अभिसारी होगा, अब चाहे वो दर्पण हो चाहे लेंस हो। आगे बढ़ते हैं। अवतल लेंस वह लेंस जो अंदर की ओर वक्रित हो, ये देखो बच्चों ऐसे इस तरीके से, जिसकी दोनों पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, उसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस। अवतल लेंस कहते हैं। यह किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। आप देख सकते हैं किनारों पे मोटा और बीच में क्या है, पतला है। यह प्रकाश किरणों को अपहत, अपहत का मतलब होता है बच्चों प्रसार करना। ये देख सकते हैं अपने कि ये अनंत से आने वाली किरणों को क्या कर रहा है, फैलाने का काम कर रहा है। अब देखो बच्चों ये कभी नहीं काटेंगी, पर जब मैं इन्हें पीछे बढ़ाऊंगा तो ये हमेशा काटेंगी। और कहाँ काटेंगी, फोकस बिंदु पर, वास्तव में नहीं काट रही है। इसीलिए अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। वहां जो उत्तल दर्पण था, जो उत्तल दर्पण जो हमने पढ़ा था, वो क्या काम कर रहा था, आभासी प्रतिबिंब बना रहा था। या उसके उल्टा अवतल लेंस जो है वो क्या काम करेगा, आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, देखो बच्चों ये अपना उत्तल लेंस है। अब देखो बच्चों ये इसका कुछ फोकस बिंदु है, ये इसका वक्रता केंद्र है। ऐसे ही इसका एक फोकस बिंदु इस तरफ भी होगा और एक वक्रता केंद्र इस तरफ भी होगा, क्योंकि यहाँ दो अलग अलग गोलों के भाग होते हैं तो दो अलग अलग वक्रता केंद्र होंगे, और दो अलग अलग वक्रता केंद्र होंगे तो हमारे पास दो अलग अलग फोकस बिंदु भी होंगे। पहली कंडीशन होती है जब वस्तु अनंत पर हो। तो यहाँ देखो बच्चों जब हमारी वस्तु अनंत पर है तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें हमेशा सीधी चलती हैं। तो ये जो क्या करता है, अनंत से आने वाली किरणों को कहाँ इकट्ठा करता है, फोकस बिंदु पे। यानी कि अनंत से आने वाली किरणों को फोकस बिंदु पे इकट्ठा करता है। यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, फोकस बिंदु पर बनेगा। और बिल्कुल किस आकार का बनेगा, शून्य आकार का बनेगा। जैसा कि अगर मैं बात करूं उत्तल लेंस, या जैसा कि मैं बात करूं अवतल दर्पण जो काम कर रहा था। देखो बच्चों जो उत्तल लेंस होता है वो बिल्कुल अवतल दर्पण की तरह काम करता है, क्योंकि अवतल दर्पण भी अभिसारी होता है और उत्तल लेंस भी अभिसारी होता है। तो आपने जब पहले अवतल दर्पण की पहली कंडीशन पढ़ी थी, जब वस्तु अनंत पे थी, तो वहां भी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, फोकस पे बन रहा था, बिंदु आकार का बन रहा था, वास्तविक बन रहा था। और यहाँ भी क्या बन रहा है, फोकस पे बन रहा है, बिंदु आकार का बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। इसके बाद जब मैं इसकी दूसरी कंडीशन की बात करूंगा, यानी कि जब वस्तु को अपनी इस बार कहां रख लें, इस बार अपने वस्तु को रखते हैं इसके वक्रता केंद्र पे। वक्रता केंद्र पे रखूंगा तो बच्चों देखो समानांतर आती हुई किरण को हमेशा कहां से गुजारेगा, फोकस बिंदु से। और जब प्रकाश किरण इसके प्रकाश बिंदु से गुजरती है तो ये हमेशा देखो कहां काट रहा है, वक्रता केंद्र पर ही काट रहा है। यानी कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पे तो प्रतिबिंब भी कहां बन रहा है, वक्रता केंद्र पे। तो आपने देखा होगा अवतल दर्पण में भी ऐसा ही काम हुआ था कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पे थी तो प्रतिबिंब कहां बना था, वक्रता केंद्र पर। कैसा बना था, उल्टा। तो यहां भी क्या बन रहा है, उल्टा। कैसा बना था, वास्तविक। तो यहां भी क्या बन रहा है, वास्तविक। कैसा बना था, उल्टा। तो यहां भी क्या बन रहा है, उल्टा। तो बच्चों बिल्कुल एक जितना काम करेंगे, जैसे हमने वहां प्रतिबिंब बनाए थे बिल्कुल उसी तरह यहां भी प्रतिबिंब बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। अवतल लेंस द्वारा, देखो बच्चों अवतल लेंस बिल्कुल उल्टा काम करेगा उत्तल दर्पण के। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूं बच्चों, अभी ये देखो कोई एक कंडीशन करते हैं अपने। ये हमारा क्या है बच्चों, अवतल लेंस। ये इसका कुछ फोकस बिंदु हो गया, ये वक्रता बिंदु हो गया। ऐसे ही एक फोकस बिंदु यहाँ, वक्रता बिंदु यहाँ। वहां हमने दूसरी कंडीशन पढ़ी थी कि जब वस्तु प्रकाश बिंदु व अनंत के बीच में कहीं भी हो, प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बन रहा था, प्रकाश बिंदु और फोकस के बीच में, सीधा
आभासी छोटा। चलो देखते हैं, मान लो मैंने वस्तु को यहां रखा, मुझे पता है समानांतर आती हुई किरण को ये फैलाएगा, पर जब मैं इसे पीछे बढ़ाऊंगा तो ये मुझे फोकस बिंदु से काटती हुई नजर आएंगी। दूसरी, जब इसके मैं प्रकाश बिंदु से गुजारूंगा तो वो हमेशा सीधी निकल जाएगी। क्या ये दोनों किरणें कभी काटेंगी? कभी नहीं काटती। पर जब मैं इसको पीछे बढ़ाऊंगा तो ये कहाँ काट रही हैं बच्चों? फोकस व प्रकाश बिंदु के बीच में। क्या वास्तव में काट रही थी? नहीं, सिर्फ आभास हो रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी, जैसा कि वहां बना था। कैसा बनेगा? सीधा, बिल्कुल उसी की तरह। छोटा, तो अवतल लेंस बिल्कुल उल्टा काम करता है उत्तल दर्पण के, क्योंकि ये भी क्या होता है? अपसारी, और उत्तल दर्पण भी क्या होता है? अपसारी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बच्चों लेंस सूत्र की। जैसे हमने दर्पण सूत्र पढ़ा था, हमारा दर्पण सूत्र था बच्चों 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये था बच्चों हमारा दर्पण सूत्र। बिल्कुल इसी की तरह होता है बच्चों हमारा लेंस सूत्र। इसके अंदर क्या होता है बच्चों? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब इस माइनस को मैं यहां लेके आऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि 1/u, और इस प्लस के को मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 1/v माइनस 1/f। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लेंस सूत्र। इसके अंदर v जो है प्रतिबिंब की प्रकाश बिंदु से दूरी, v जो है प्रतिबिंब की प्रकाश बिंदु से दूरी, f जो है बच्चों फोकस दूरी। f क्या होती है बच्चों? फोकस दूरी। जो u है, अगर मैं u की बात करूं, u जो है हमारा, ये है बच्चों हमारा v, और जो u है, u होगी बिंब की प्रकाश बिंदु से दूरी। आगे बढ़ते हैं, लेंस की क्षमता। देखो बच्चों लेंस की क्षमता क्या होती है कि कोई प्रकाश किरण कितनी फैल सकती है या कितनी इकट्ठी हो सकती है, ये उस लेंस की क्या कहलाती है? क्षमता। यानी कि कोई लेंस किसी प्रकाश की किरण को कितना फैला सकता है या कितना इकट्ठा कर सकता है, ये उस लेंस की क्या कहलाती है? क्षमता। और ये निर्भर करता है बच्चों उस लेंस की फोकस दूरी पर। यानी कि लेंस की जो क्षमता होती है ना बच्चों, यानी कि P से दिखाते हैं लेंस की क्षमता को, ये हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होती है इसके फोकस दूरी की। यानी कि अगर फोकस दूरी ज्यादा होगी तो इसकी क्षमता जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसा कि यहां देखते हैं कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण, यानी कि इकट्ठा करना या फैलाना करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसा कि यहां बता रखा है, किसी P द्वारा दर्शाते हैं किसी फोकस दूरी f के लेंस की क्षमता जो निकालेंगे अपने को कैसे निकलेगी? P बराबर 1/f। और यहां इस लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है बच्चों वो होता है डायप्टर। इसे d से दर्शाया जाता है। कब? जब फोकस दूरी अपने किस में ले? मीटर के अंदर लेते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना बच्चों, फोकस दूरी हमेशा मीटर में ही ली जाती है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायप्टर होता है। यदि फोकस दूरी f को मीटर से व्यक्त करें तो क्षमता डायप्टर में होगी। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये अध्याय यही समाप्त होता है। इस अध्याय के अंदर हमने प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जाना, प्रकाश के परावर्तन की घटनाएं देखी, प्रकाश के अपवर्तन की घटनाएं देखी, गोलीय दर्पण यानी कि उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में पढ़ा। लेंसों की बात करें तो हमने उत्तल और अवतल लेंस के बारे में पढ़ा। अगर इनके प्रतिबिंबों की बात करें तो उत्तल दर्पण बिल्कुल अवतल लेंस की तरह प्रतिबिंब बना रहे हैं, उत्तल जो अवतल दर्पण है वो बिल्कुल उत्तल लेंस की तरह प्रतिबिंब बना रहा था। तो इसी के साथ बच्चों ये हमारा अध्याय यहीं समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं हमारे अगले अध्याय के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।